नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम खंड ब की प्रथम इकाई भारत का संविधान शुरू करेंगे। इसका पहला चैप्टर भारत के संविधान की विशेषताएं, इसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पहले हम देखते हैं संविधान क्या है। संविधान किसे कहते हैं? तो किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम जिसके माध्यम से उस देश या संस्था का सुचारू ढंग से संचालन हो सके, उसे उस देश का संविधान कहा जाता है। अर्थात किसी संस्था को प्रचालित करने के लिए बनाया हुआ संहिता या दस्तावेजी संविधान है। कोई भी देश या संस्था नियमों की एक संहिता बनाता है, नियम बनाता है, जिससे वह अपने देश या संस्था का संचालन सही ढंग से कर सके, तो उसको हम उस देश का या संस्था का संविधान कहते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने हमारे देश की ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया है। उनका लक्ष्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों को स्पष्ट किया है। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप किया गया है। संविधान सभा ने भारत की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया है और वो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसके लिए जो भी आदर्श है, लक्ष्य है, वो सब भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए। भारत के संविधान को जीवंत संविधान का दर्जा दिया गया है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने भारतीय परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार इसमें वांछित परिवर्तन किए जाने का विकल्प रखा है। भविष्य में किसी भी प्रकार की स्थिति में संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए भारत के संविधान को जीवंत संविधान कहा जाता है। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की पहली विशेषता अगर हम देखें तो ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। लिखित संविधान जैसे अमेरिका का और ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है तथा संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। यानी भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिपिबद्ध किया गया दस्तावेज। यानी भारतीय संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है। संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया है। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां व 5 परिशिष्ट है। तो इस प्रकार भारत का संविधान एक विशाल संविधान है। वही अन्य देशों के संविधान की हम तुलना करें तो अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद है। तो इन सब देशों के संविधान को देखकर हम भारत के संविधान की तुलना करें तो भारत का संविधान इनसे काफी विशाल है। अगली विशेषता हम देखें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। भारत का संविधान भारतीय जनता द्वारा निर्मित है। इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। अर्थात भारतीय जनता ही इसकी निर्माता है, इसे किसी अन्य सत्ता द्वारा थोपा नहीं गया। यानी भारतीयों ने संविधान का निर्माण स्वयं किया है, किसी अन्य देश ने भारत के ऊपर यह संविधान थोपा नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान से तात्पर्य है कि भारत अपने आंतरिक और विदेशी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अर्थात किसी अन्य देश का हमारे देश के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हम भारत की विदेश नीति या आंतरिक मामलों में जो भी निर्णय है वो लेने के लिए स्वतंत्र हैं।
अगली विशेषता हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है, यानी संविधान में क्या क्या शामिल किया गया है उन सब का सार प्रस्तावना में होता है। तो भारतीय संविधान के मौलिक उद्देश्यों व लक्ष्यों को संविधान की प्रस्तावना में दर्शाया गया है। यानी भारतीय संविधान के क्या मौलिक उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य हैं, वो सब प्रस्तावना में हमें देखने को मिलते हैं। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना के महत्व को देखते हुए इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। यह संविधान की कुंजी है। डॉक्टर के.एम. मुंशी ने इसे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा। अगली विशेषता हम देखते हैं संसदीय शासन व्यवस्था। तो विश्व में दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं, एक अध्यक्षीय और दूसरी संसदीय। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। यानी ब्रिटेन में जो संसदीय शासन प्रणाली है वही शासन प्रणाली भारत में है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय होता है एवं ये दोनों सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्ष प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। भारत में राष्ट्रपति का पद गरिमा व प्रतिष्ठा का होता है। राष्ट्रपति केवल संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में शासक है। यद्यपि संविधान के द्वारा कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, परंतु वह उनका प्रयोग मंत्रिमंडल के माध्यम से ही करता है। संविधान ने समस्त शक्तियां राष्ट्रपति को दी है, लेकिन वह इनका प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही करता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संसद का विश्वास समाप्त होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है, यानी प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का निर्माण करता है और वही इसका नेतृत्व करता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को केंद्र के 7 राज्यों में भी अपनाया गया है, यानी जो शासन व्यवस्था केंद्र में है वही शासन व्यवस्था राज्यों में भी है। अगली विशेषता हम देखते हैं मौलिक अधिकार व कर्तव्य। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, यानी मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब हमें 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे। समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनमें से संपत्ति का अधिकार है वह वर्तमान में मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में हमारे लिए 6 मूल अधिकार संविधान में है। यह संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया है। इस तरह फिलहाल 6 मूल अधिकार हैं। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है, यानी मूल अधिकार प्रदान करने में संविधान में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। जिस व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हुआ है वह न्यायालय की शरण में जा सकता है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। जब संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों के लिए संविधान के भाग 4A में 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए हैं। इसमें संविधान का पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, भाईचारे की भावना बनाए रखना, प्रकृति व पर्यावरण की रक्षा करना आदि
मूल कर्तव्य शामिल है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसके अनुसार अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना अभिभावकों का कर्तव्य है। अतः वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगली विशेषता हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। यह विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इन्हें लागू करने के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। ये न्यायालय में वाद योग्य भी नहीं है। अगली विशेषता है वयस्क मताधिकार। हमारे देश के संविधान में हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, उसे धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि मूल संविधान में मतदान करने की उम्र 21 वर्ष थी, किंतु 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अब 18 वर्ष का कोई भी नागरिक है वो मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। आगे है धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान राज्य को अधिकृत करता है कि वह धर्म से जुड़ी कुरीतियों का निराकरण करने के लिए धार्मिक मामलों में मूल्य आधारित हस्तक्षेप करे। इसी को धर्मनिरपेक्षता का उसूली फासले का सिद्धांत कहा जाता है। अगली विशेषता देखें, एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। भारत एक संघात्मक राज्य है। संविधान में संघ शब्द के स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान निर्माताओं की आकांक्षा ऐसा संविधान बनाने की थी जिसमें केंद्र सरकार भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखे और राज्यों को भी स्वायत्तता मिले। इसलिए इसमें संघात्मक और एकात्मक तत्वों का मिश्रण किया गया, यानी एकात्मक व्यवस्थाओं को भी ग्रहण किया है और संघात्मक को भी। संविधान में अनेक प्रावधान ऐसे हैं जो केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। जैसे अति महत्वपूर्ण विषयों को संघ सूची में स्थान दिया गया है। समवर्ती सूची में केंद्र के निर्णय को प्रमुखता दी गई है। समवर्ती सूची पर राज्य भी कानून का निर्माण कर सकते हैं और केंद्र भी, लेकिन जब समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र कानून का निर्माण करता है तो केंद्र का कानून ही उस पर प्रभावी होता है। अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र के पास है। इसके अलावा आपातकालीन परिधान, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति आदि प्रावधान केंद्र को मजबूती प्रदान करते हैं। आगे हम देखते हैं एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, उसके नीचे उच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय। तो हम देख सकते हैं कि भारत में सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है, फिर उनके नीचे राज्यों के उच्च न्यायालय है, उनके नीचे अधीनस्थ न्यायालय और उनके नीचे जिला न्यायाधीश। तो इस प्रकार से भारत में एक एकीकृत न्याय व्यवस्था है।
भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, यानी न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे रहे इसके लिए भी कई प्रावधान है। जैसे राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, व्यवस्थापिका के कानून यदि संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं तो न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा उन्हें अवैध घोषित करना इत्यादि ऐसे प्रावधान है जो न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। आगे हम देखते हैं कठोरता और लचीलापन का मिश्रण। भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि ये दोनों का मिला जुला स्वरूप है। अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधनों का प्रावधान है। पहला है कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत यानी प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत, जिसे हम विशेष बहुमत कहते हैं। तो कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। दूसरा जो प्रावधान है वह संसद को विशेष बहुमत के साथ साथ कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। यानी कुछ प्रावधान ऐसे हैं उनमें विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की भी आवश्यकता होती है। जैसे राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन आदि विषयों के संशोधन के लिए यह जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके अलावा संविधान में कुछ प्रावधान संसद में सामान्य बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। जैसे राज्यों का पुनर्गठन, राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति, संसद सदस्यों के वेतन आदि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको सामान्य बहुमत से भी किया जा सकता है। इस प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं किया गया है। अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधनों का ही प्रावधान है। आगे हम देखते हैं आपातकालीन उपबंध। आपातकाल की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संविधान में राष्ट्रपति के लिए आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा तथा देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना है। अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की अवस्था में, अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में तथा अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर संपूर्ण देश या देश के किसी भाग में आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति को 3 प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई है अनुच्छेद 352 के अनुसार, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं, यानी देश का स्वरूप एकात्मक हो जाता है। इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। आगे हम देखते हैं एकल नागरिकता। तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है और संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है, सामान्यतया एक संघ की और दूसरी राज्य की। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एकल नागरिकता के आदर्श को ही अपनाया गया है। यहाँ 2 तरह की नागरिकता नहीं प्रदान की गई है, केवल एक नागरिकता प्रदान की गई है, भारत की। आगे हम देखें तो अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। तो संविधान में
अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई तथा सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं कि वे अपने धर्म की, भाषा की, संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों व जनजाति क्षेत्र के नागरिकों के लिए सेवाओं में, संसद, विधानसभाओं और अन्य क्षेत्रों में विशेष संरक्षण प्रदान किए गए हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की भी विशेष व्यवस्था है संविधान में। अगली विशेषता हम देखते हैं, विश्व शांति का समर्थन। भारतीय संविधान में वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपनाते हुए विश्व शांति का समर्थन किया है। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य का एक कर्तव्य है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करे। भारत सरकार द्वारा इसी भावना के अनुरूप पंचशील एवं गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया गया है। तो भारत विश्व शांति का समर्थक है। अगली विशेषता हम देखते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए नागरिकों को पौष्टिक भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, आर्थिक समानता लाने के लिए राज्य है वो प्रयास करेगा। आज हमने भारत के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया। आशा करता हूं कि आज की ये क्लास आपको समझ में आई है। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई शंका है तो आप निसंदेह कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।